बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो जो है वो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है। मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछते रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, और मेरा ख़्याल है मैंने कोशिश की है कि फ़र्दन उनको जवाब भी देता रहूं। और रिसेंटली एक स्टूडेंट ने फिर से सवाल पूछा और उसने कहा जी कि एक वीडियो इस पे बना दें, तो मैंने कहा चलें इस पे भी बात हो जाए। अच्छा, अब स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे आप उसको बनाएंगे, और उसमें एजेंट्स जो ऑफ़र करते हैं उनका क्या किरदार है, स्पॉन्सर कौन हो सकता है, ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले जो है वो स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज जो है वो स्टेटमेंट 15 से 20 लाख सफिशेंट है एक साल के स्टूडेंट परमिट के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है जनरली 1 साल की या 2 साल की स्टडीज़ होती हैं, या 4 साल या 6 साल की भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री जिसमें आप जा रहे हैं। तो पहले साल के वीज़ा के लिए या 1 साल के वीज़ा के लिए आपको तकरीबन 15 से 20 लाख की स्टेटमेंट काफ़ी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट जो है वो सफिशेंट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं जनरली, तो हर यूनिवर्सिटी ने एक एनालिसिस दिया होता है कि ऑन एन एवरेज आपका रूम का एक्सपेंस इतना है, फूड का एक्सपेंस इतना है, लॉन्ड्री ब्ला ब्ला, बुक्स और व्हाट्सएवर, रिक्रिएशन, सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने इसको मतलब असेस किया हुआ होता है। तो वो आप देख लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इटली की मिसाल ले लूँ तो शहरों के हिसाब से मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस हैं उनकी। तो ऑन एन एवरेज जो है वो 500 to 700 पर मंथ वो रिक्वायर्ड हैं इटली में एक महीने के लिए, रेंजिंग फ्रॉम 500 अप टिल 800, 700, 800। अब इसमें मिसाल के तौर पे पोलैंड में आ जाएं, अगेन सिटी टू सिटी वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 800 ज़लोटे, 800 ज़लोटे जो उनकी करेंसी है वो दैट इज़ एनफ फॉर अ मंथ। उसमें आप रूम रेंट कर लें, नहीं सॉरी, उसमें 500 से 800 ज़लोटे तो सिर्फ रूम रेंट आएगा, और फूड उसके अलावा 1000 ज़लोटे। तो 1500 से 1800 ज़लोटे जो है, जो मतलब वो पाकिस्तानी एक ज़लोटे जो है तकरीबन 46-47 रुपए का बनता है। तो वो आपका महीने का एक्सपेंस है 1500 से 1800 ज़लोटे। अब अगेन ये डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टाइल पे, लिविंग स्टैंडर्ड पे, और प्लस आप किस मुल्क में हैं, उसके किस शहर में हैं। सो इन सारी चीज़ों पे ये आपका ख़र्चा डिपेंड करता है। आप सिंगल रह रहे हैं या मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिल के रह रहे हैं तो आपका एक्सपेंस और कम हो जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो डेफ़िनेटली फिर ख़र्चा ज़्यादा होगा, आपने पूरा एक रूम लिया हुआ है। तो ये मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें, ऑन एन एवरेज अगर यूरोप में हम कैलकुलेट करें 500 से 700 यूरो, वो किसी भी लोकल करेंसी में भी हो सकता है उनकी, तो 500 से 700 यूरो, तो ये आपने कैलकुलेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। ठीक है, ये जनरली पूरे यूरोप में जो आपको वीज़ा के लिए अमाउंट चाहिए होती है वो 10 महीने के लिए ही काउंट की जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि
2 महीने जो है वो वेकेशन पीरियड आता है, तो उसको वो एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करते जनरली। तो 500 को 10 से कर दें मल्टीप्लाई तो 5000 हो गए, 6000 को कर दें 6000 हो गए, 7000 को कर दें 7000 हो गए। तो ये आपकी ऑन एन एवरेज एक साल का एक्सपेंस बनेगा रहने का और खाने पीने का। तो 7000 यूरो को अब आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो उससे थोड़े ज़्यादा पैसे जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब ये जो अमाउंट है एक्सक्लूडिंग योर फ़ी है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसको एक्सक्लूड करके ये पैसे होने चाहिए। और फ़ीस जनरली आप यूनिवर्सिटी को पहले पे कर चुके होते हैं एम्बेसी जाने से क्योंकि जब आप एम्बेसी जाएंगे तो फ़ीस पेमेंट की रसीद और यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर के उन्होंने आपकी फ़ीस जो है वो रिसीव कर ली है, दोनों चीज़ें ज़रूरी अटैचमेंट्स हैं उसकी। ठीक हो गया जी। तो ये बात हो गई कि आपको कितने पैसे चाहिए। 15 से 20 लाख एक रफ़ फिगर है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपकी यूनिवर्सिटी में जिस शहर में वो है उन्होंने जनरली एक डाटा दिया हुआ होता है सारा, मतलब ब्रेक डाउन एक्सपेंसेस का, तो वो आप उसको फॉलो कर लें। उससे थोड़े पैसे ज़्यादा जो है वो अपने अकाउंट में आप रख दें, मोर देन इनफ है वो स्टेटमेंट आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अब ये वीज़ा एप्लीकेशन जनरली उसके लिए आप जो स्टेटमेंट है वो आप मेंटेन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months, 7 months, 8 months। अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको जाना है तो बेहतर है फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसको मेंटेन करें। फ़र्ज़ करें अगर नहीं होता आपका अपना अकाउंट है, स्टूडेंट का अपना अकाउंट है और उसको फादर मदर या भाई स्पॉन्सर कर रहा है जी। पहले उस पर बात कर लें कि स्पॉन्सर कौन कौन हो सकता है। तो स्पॉन्सर जो है बेहतर तो ये है कि आपका ब्लड रिलेशन हो, वालिद वालदा बहन भाई ये हो सकते हैं, और ये एक मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप बनती है ये। बाकी खालू चचा फूफा, फादर्स फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड, ब्रदर्स फ्रेंड, ये कोई इतनी अच्छी सॉलिड स्पॉन्सरशिप बनती नहीं है। वीज़ा लग जाता है उस पर भी, कुछ लोगों का सक्सेसफुल हो सकता है, हो जाता है, लेकिन लेस लाइकली है। और स्पॉन्सर की जो है वो एक रेगुलर इनकम होना ज़रूरी है। ये नहीं कि स्पॉन्सर के पास वंस इन अ वाइल पड़े हुए हैं अकाउंट में 50 लाख कहीं से आ गए हैं और उसी में से जो है वही वो स्टेटमेंट शो कर देता है और दैट्स ऑल। या 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, जो भी पैसे पड़े हुए हैं, उसमें अगर ट्रांजैक्शन होती रहे, रेगुलर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो, वो जॉब हो सकती है, वो बिज़नेस हो सकता है, वो रेंटल इनकम हो सकती है, व्हाट्सएवर, उसमें रेगुलर कोई इनकमिंग होनी चाहिए अकाउंट में जिसकी भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, अगर स्टूडेंट अपनी स्टेटमेंट देता है तो उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है बाज़ औक़ात, क्योंकि आप अपने फादर मदर या भाई बहन को कहेंगे जी आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें, वो आपके अकाउंट में आगे आप अकाउंट में जमा करा के उसकी स्टेटमेंट निकलवा लें। और जो आपका स्पॉन्सर है वो भी अपनी स्टेटमेंट लगा दे साथ में, और साथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर हर सूरत लगेगा। इन ईदर केस, अगर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और अगर वो अपना अकाउंट की स्टेटमेंट ही देता है, आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, इन दोनों सूरतों में एक स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर लगेगा कि जी ये इतने पैसे हैं और ये इसकी स्टूडेंट की स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये फ़ंड्स अवेलेबल हैं। अगर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें थोड़ा ऐड कर लीजिएगा कि जी इस अकाउंट से इस अकाउंट में स्पॉन्सर ने, स्टूडेंट के इस अकाउंट में स्पॉन्सर ने अपने इस अकाउंट से स्टूडेंट के इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच डिटेल सारी जो है वो मेंशन कर दें उसमें। तो इस तरह से जो है वो आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर बना लेंगे। और बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया कि उसको थोड़ा मेंटेन करें एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months, क्योंकि अमूमन 6 महीने की स्टेटमेंट मांगी जाती है। तो उसमें अचानक अगर पैसे आ गए हैं कोई 3 महीने पहले और वो पड़े हुए हैं, उससे पहले उसमें एक पैसा भी नहीं है,
अगर वो स्टूडेंट की स्टेटमेंट नहीं है, किसी रिलेटिव की है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल जनरली। वीज़ा ऑफिसर इतना उनका एक्सपीरियंस होता है, रोज़ का उनका काम है वीज़ा एप्लीकेशंस को डील करना। तो और स्पेशली पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह समेत मेरे 2 नंबरी में जो है वो 1000 में से 5000 नंबर लेते हैं हम। तो मतलब हम हर किस्म की जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह जो है वो हम अपना काम निकालें, बाद में अगर किसी का नुकसान होता है तो हो जाए। मिसाल उसकी मैं ऐसे दूंगा, एक साहब हैं, यूरोप में ही हैं, वो हर मुल्क में जाके तो जो वो डंकी वाले होते हैं उनके इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में तो ऐसे लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए, डंकी वालों का। और डंकी वाले भी बड़ी बेशर्मी से जो है, बड़ी ढिठाई से अपना सफ़र बयान कर रहे होते हैं। खैर ठीक है, शायद वो सोचते होंगे इसको प्रमोट करना चाहिए। मेरा ख़्याल है इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जो वाकई पढ़ना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलता है। और पाकिस्तान से वीज़ा रेशो आप सबको पता है कि वो कैसी है, मतलब मेजॉरिटी रिजेक्शंस ही हैं। हाँ, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप डॉक्यूमेंटेशन ठीक करते हैं, तो यस यू कैन गेट द वीज़ा। लेकिन फिर भी बहरहाल प्रॉब्लम्स तो हैं। तो ये डंकी शंकी वाले जो वीडियो बनवाते हैं और जो उनकी बनाते हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको ऐसा करना चाहिए। खैर बहरहाल उनका अपना एक सोचने का अंदाज़ होगा, उस पर क्या कहा जा सकता है। तो जैसे मैंने बता दिया जी कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, स्पॉन्सर कौन होना चाहिए, प्रेफरेबली फैमिली मेम्बर्स में से इसको कर लें। और उसके बाद जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर एक चाहिए, और स्पॉन्सर की जो है वो रेगुलर एक इनकम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएं, जो हमने एक्सपेंस की बात की वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसमें एक चीज़ रह गई, रिटर्न टिकट। मंथली एक्सपेंसेस प्लस रिटर्न टिकट को भी ऐड कर लें। फ़र्ज़ करें आप एक्सपेंस बना रहे हैं 7000 यूरो, तो उसमें कोई 100 यूरो जो है या 150 यूरो और ऐड कर लें टिकट के लिए, वापसी की टिकट के लिए। तो ये टोटल मिला के जो है वो आपका एक बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट बन जाती है। और वो हमने बता दिया पहले कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सिटी टू सिटी उसका फ़र्क भी आएगा, तो वो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से देख लें। लेकिन कोशिश करें कि उस मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़े शहरों में, जिनमें हायर एक्सपेंस रेट है, उसको आप फॉलो करें और उसके मुताबिक पैसे जमा कराएं, ना कि लोअर मतलब एक्सपेंसिव सिटी के हिसाब से, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के हिसाब से कराएं उस मुल्क के, ताकि यह है कि थोड़ा वो आसानी हो जाए आपको, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन में कोई इशू ना बने कि जी अमाउंट सफिशेंट नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, वही पहले भी बात हुई थोड़ी सी, थर्ड पार्टी फंडिंग, वो मेरा ख़्याल है उससे अवॉइड करें। एजेंट्स जी हम स्टेटमेंट बनवा देंगे, 6 महीने की बनवा देंगे, उससे भी अवॉइड करें। जैसे मैंने बोला कि वीज़ा ऑफिसर्स का बड़ा एक्सपीरियंस होता है। जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं वो आपका चेहरा पढ़ लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्यूमेंट क्या है, और मारे आप जाएंगे। सो मैं ये कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट इस तरह का किसी एजेंट वेजेंट के थ्रू बनवा के दें और थर्ड पार्टी से अचानक फंडिंग ले लें, आपके पास कोई रेगुलर सोर्स नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। वीज़ा एप्लीकेशन में एक्सेप्टेंस का चांस फिर कम हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है। और एजेंट को तो अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ,
एजेंट के तो करीब भी ना जाएं। वो ऐसी ऐसी आपको लोरियाँ सुनाएगा, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप देगा कि जैसे आप अगले दिन ही जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे पहले भी मैंने कहा, एक वीडियो में भी मैंने बोला था, आप देखते हैं कोई एक बंदा वीडियो बना देता है कि जी देखें जी हमारा स्टूडेंट जो है ये फ़लाने मुल्क में लैंड कर गया है। अब वो एक सक्सेस है, उसके साथ कितने फेलियर हैं उस एजेंट के या उस बंदे के, वो आपको नहीं बताता, ठीक है ना। वो सिर्फ आपको अपनी सक्सेस बताता है और बताता है जी देखें मैं कितना कामयाब हूँ, लेकिन उसके पीछे जो रिजेक्शंस हैं उसके स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ की, वो कभी आपसे शेयर नहीं करेगा। जी मैंने 100 वीज़ा अप्लाई किया, उसमें 92 जो है वो रिजेक्ट हो गए, 8 एक्सेप्ट हुए, ये नहीं आपको बताएगा। वो 8 आपको बताएगा जी 8 मेरे वीज़े लग गए, 8 लग गए, 8 लग गए, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग का अंदाज़ है, लोगों को ट्रैप करने का अंदाज़ है। अब अगर आपको वो मतलब पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप उनके ट्रैप में आएँ। मैंने आज तक 2006 से ऑनवर्ड, आज 2022 हो गया, मैं आज तक कभी किसी एजेंट्स के थ्रू कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया, कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं की, कोई भी किसी किस्म की। वैसे भी मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कोई चीज़ अगर करनी है तो मैं ख़ुद उसको पहले समझूँ फिर करूँ। अगर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है फिर देन यस यू कैन गो टू समवन। लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बग़ैर काम हो सकता है, जो कि बिल्कुल हो सकता है इस केस में, तो फिर एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला कि सक्सेस वो आपको बताएगा अपनी। एक स्टूडेंट का वीज़ा लग गया 50 में से, वो आपको बोलेगा जी मेरे एक स्टूडेंट का वीज़ा लग गया, और आप भी कहेंगे वाह जी कमाल का एजेंट है जी, इसका तो वीज़ा लग गया है। और जो बाकी 49 के नहीं लगे भाई, वो तो आपको बता ही नहीं रहा कि मैंने 49 और भी स्टूडेंट को जो उनसे भी पैसे लिए थे पर उनके वीज़े नहीं लगे, ठीक है ना। तो चलें ये फिर कभी बात करेंगे। बैंक स्टेटमेंट होपफुली मैंने चीज़ें लिख ली थी, मैं अमूमन तो लिखता नहीं हूँ, फिलबदी करता हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ चीज़ें लिख ली थी ताकि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, अच्छा पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं तो उसमें वो ब्रांच से स्टैम्प और सिग्नेचर और ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक दफ़ा मतलब मैंने ऐसे इंक्वायर किया तो उन्होंने मुझे बोला कि एम्बेसीज़ जो हैं वो आपकी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन ब्रांच से नहीं लेती, वो अमूमन वेरिफिकेशंस लेती हैं हेड ऑफिस से। तो अगर ब्रांच के साथ मिलके जैसे एजेंट वेजेंट करते हैं, कोई अकाउंट को करके जो भी कोई जाली स्टेटमेंट वगैरह बना ली, जैसे भी कर लिया, वेरिफिकेशन उसकी होती है अमूमन हेड ऑफिस से। तो ब्रांच को पता नहीं होता अमूमन इस बारे में कि जी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसका, स्टेटमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन और उसकी फिर वेरिफिकेशन का। तो मैं अब यहाँ पर सऊदी अरब में रहते हुए मैंने कभी भी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं दी। मैं अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और हमेशा मैं वही देता हूँ। मेरे से कभी उन्होंने नहीं कहा जी कि आप अपनी स्टेटमेंट बैंक से, बैंक के लेटर हेड के ऊपर और स्टैम्प करवा के लाएं, नेवर। सो इट वेरीज़। पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह से प्रिंट करके दे दें। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो बिल्कुल मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उनका भी आंसर कर दूंगा। मेरा ख़्याल है मैंने चीज़ें सारी एड्रेस कर दी हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको 1 बाय 1 कोशिश करूँगा एड्रेस कर दूँगा। वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मेरे लिए इजी है, वीडियो के कमेंट्स मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात वो मतलब नहीं पढ़े जाते,
गुज़र जाते हैं। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है, मैं रिस्पॉन्ड लेट किया है स्टूडेंट को, वो विलिंगली तो नहीं था। व्हाट्सएप में ये है कि एक कंटिन्यूस, चूँकि वो उसका यूज़ चल रहा होता है तो वो फिर आसानी हो जाती है। इसमें आई डोंट नो, आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे सारे नोटिफिकेशन नहीं आते, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन कमेंट नोटिफिकेशन आई डोंट नो, मैंने कोई सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो कमेंट का नोटिफिकेशन जनरली मुझे नहीं पता चलता। इसलिए वो काफ़ी कमेंट्स को मैं पिछले दिनों तो नहीं एड्रेस कर पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वन वे और अदर किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड कर दूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें वीडियो के, अगर फिर भी ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।